हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके एग्जाम में गर्दा उड़ाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे 40 प्रश्न लेके आए हैं विज्ञान का, जो कि कहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से संभावित प्रश्न है कि लगभग आ सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, अम्ल का pH मान कितना होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, जल का pH मान कितना होता है, विद्युत धारा कैसा है, मात्रा क्या होता है, ये सब इसमें हम बताएंगे। जो महत्वपूर्ण है वो आपको हम बताएंगे। ठीक ना, तो चलिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए तो जल्दी जल्दी। तो टीबी तो होता नहीं है, मधुमेह तो होता नहीं है, उच्च रक्तचाप तो होता नहीं है, तो क्या होता है, एनीमिया होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर देखिए, हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो बहुत सपोर्ट आप लोग कीजिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। कोस्का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोस्का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो कोस्का झिल्ली झिल्ली जो है बाबू, वो अर्धपारग प्रकार की झिल्ली है। ठीक है ना, कोस्का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, बहुत ही सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कोस्का झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारग में झिल्ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइपेज तो पाया नहीं जाता है, लाइपेज तो पाया नहीं जाता है, गैस्ट्रिन तो पाया नहीं जाता है, पेप्सिन तो पाया नहीं जाता है, तो क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। मेरे कहने का मतलब, जब आप भोजन खाते हैं या भोजन को देखते हैं तो आपके मुंह में एक लार सा आ जाता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन को चिकना बन आता है। जो आप मुंह में डालेंगे ना तो वह चिकना बन के नीचे जाता है, तो किसकी मदद से जाता है, टाइलिन की मदद से चिकना हो जाएगा भोजन। तो ठीक ना, आगे चलते हैं। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो जो रच्छी कोशिका पाया जाता है वो पौधों के किस भाग में पाया जाता है, तो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। ठीक ना, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में। और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी यह मतलब कहिए ना कि 40 भी एक क्वेश्चन मिल जाए। ठीक ना, और जितना हो सके लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी भाग होता है जो किसका भाग होता है, मुख गुहा का होता है। ग्रहणी जो भाग है वह बाबू हमारे शरीर का भाग, एक भाग है। ठीक ना, तो कहाँ होता है, तो मुख गुहा का होता है, कि अमाशय का होता है, कि छोटी आंत का होता है, कि बड़ी आंत का होता है। तो ग्रहणी जो भाग है वह बाबू छोटी आंत का होता है। ग्रहणी जो भाग है किसका भाग होता है, तो छोटी आंत। जानते हैं ना आप लोग, सब मतलब जितना भी भोजन का पाचन होता है सब जाकर लास्ट कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कहाँ होता है, ग्रहणी भाग में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और यही मोटर पूछ देगा तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, मतलब दोनों उल्टा हो जाता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। बस गड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। ठीक ना, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम लोग संक्षारण तो कहते हैं, संक्षारण मतलब और जंग लगना हो गया। विद्युत अपघटन नहीं कहते, इनमें से कोई तो होवे नहीं करेगा। तो लोहे से जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग बाबू गैल्वेनिक करण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक करण बोलते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया, डाल्टन डाल्टन तो होगा नहीं, डोबेरायनन त्रिक नियम का किया था, मेंडल तो आप लोग जान ही रहे। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड ने किया था। आगे चलते हैं। वह दर्पण जो वस्तु का बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि वह कौन सा दर्पण जो वस्तु से बड़ा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। तो वह कौन सा दर्पण जो वस्तु से बड़ा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वह बाबू हो जाएगा। उत्तल तो छोटा बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समतल तो बराबर बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट। ठीक ना, आगे चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है बाबू, वह कैसा होता है, सीधा नहीं होता। जो काल्पनिक होता है वह बाबू सीधा होता है। ठीक ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक ना, उपयुक्त
उपयुक्त उपयुक्त बोल रहे हैं। और कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो जो मास्टर ग्रंथि होता है बाबू, उसको हम लोग किस ग्रंथि को बोलते हैं, तो थायराइड ग्रंथि नहीं बाबू, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग कौन सा ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, जो कि हमारे दिमाग में स्थित होता है, ठीक ना। घरेलू में सॉरी, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, मतलब कितना हमारे घर में जो हटत जाता है, कितना हटत जाता है विद्युत धारा। तो अब बाबू जाता है जो 50 हटत जाता है, कितना जाता है, 50 हटत जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रख लीजिएगा। निम्न में कौन सा परवल अम्ल है, परवल अम्ल का मतलब हो गया सबसे नाम बरियार, उसको एक तरफ से अपने भाषा में बरियार कहते हैं, मजबूत कहिए, हाँ मजबूत। तो इसमें से कौन सा अम्ल सबसे मजबूत है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल भी बहुत मजबूत है। अगर इस किसी के चेहरे पर डाल दोगे ना, किसी के चेहरे पर, तो चेहरा तुरंत जल जाएगा उसका। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये भी बहुत ही खतरनाक अम्ल है। तो इसलिए इसमें से जो तीनों ऑप्शन है, सभी इसमें से खतरनाक अम्ल है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें से क्या हो जाएगा, सभी, ठीक ना। आगे चलते हैं। पारे का अयस्क निम्न में से कौन सा है। पारे का अयस्क कौन है, तो हेमाटाइट तो जो बाबू है लोहा का है। मैग्नेटाइट तो हम थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, तो इसे नहीं पता है। हाँ, तो सीने बार हो जाएगा पारा का अयस्क। सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। और जो बॉक्साइट होता है वह किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किससे द्वारा होता है, तो प्रसरण द्वारा नहीं होता है, किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। तिलचट्टा किस अंग से शोषण करता है, आपको बताना है कि तिलचट्टा किस अंग से शोषण करता है। तो फेफड़ा तो हमारे जैसा है नहीं, त्वचा तो है नहीं, सॉरी, तो इसको हम थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं, इसलिए आपको नहीं बता पाएंगे। गलती बताना मेरा फर्ज नहीं है, मैं गलती कैसे बता सकता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा कंफ्यूजन है कि त्वचा से लेता है कि गिर से, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग गूगल से पूछ के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो बैटरी में जो धारा प्रवाहित होती है वह डीसी होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, डीसी होती है। मेरे कहने का मतलब है कि डिस्ट धारा, ठीक ना, डिस्ट धारा, डीसी को हम लोग डिस्ट धारा बोलते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्न में से कौन है, तो जो मीथेन है वह सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है, ठीक ना। आगे चलते हैं। कुटपाद किस में पाया जाता है, कुटपाद किस में पाया जाता है, तो जो कुटपाद पाया जाता है वह बाबू अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में, जिसकी मदद से अमीबा अपना भोजन तैयार किसकी मदद से करता है, तो कुटपाद की मदद से, ठीक ना। आगे चलते हैं। बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिजली की घंटी जो होता है किस पर काम करता है, तो अब बाबू चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। और कभी कभी पूछ देता है कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज आप लोग देखे ना, विद्युत फ्यूज जो कि लाइन में लगा रहता है, हाँ, तो वह किस पर काम करता है, तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। और जो बिजली घंटी काम करता है वह चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्न में से किस निम्न में से सॉरी निम्न में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये चारों ऑप्शन है, इसमें से बताना कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वायु है तो प्राकृतिक में है, मिट्टी है तो प्राकृतिक में है, जल है तो प्राकृतिक में, और जीवधारू प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक है। अगर क्या करे, अगर ये भी ऑप्शन दे देते हैं जीवधारी, जीवधारी, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधन कौन है, जीवधारी। थोड़ा सर्दी हो गया है। सोने की शुद्धता माप किस में की जाती है, जो सोना होता है उसकी माप किस में, जैसे में हम लोग क्या बताते हैं, सॉरी, दूध को लैक्टोबैसिलस से मापते हैं, मतलब दूध में कितना पानी है। उसी तरह सोने की शुद्धता किससे मापते हैं, तो हम लोग कैरेट में मापते हैं। किससे मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। कैरेट कहने का मतलब शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अगर आभूषण बनाने वाला पूछेगा तो 22 कैरेट का, ठीक ना। सोने की शुद्धता में माप किस में की जाती है, कैरेट में, ये तो अभी ही बताया, तो फिर से आ गया। हाँ,
पित्तल किसका उदाहरण है? पित्तल उदाहरण है किसका? तो पित्तल जो उदाहरण है बाबू वह मिश्र धातु है। किसका उदाहरण है? मिश्र धातु। क्योंकि पित्तल कांसा एवं टीन ये सब मिलकर बनता है, तो इसलिए यह किसका धातु हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी तो आप लोग जान ही रहे कि किसने बनाया। आधुनिक पूछेगा तो मोसले, और खाली आवर्त सारणी पूछेगा तो मेडल, और न्यूलैंड ने बाबू अष्टक नियम दिया था। ठीक ना। आगे चलते हैं। विभांतर सॉरी 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 विभांतर किस में मापा जाता है? विभांतर किस में मापा जाता है बताइए आप लोग। ये मीटर से तो नहीं मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से विभांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभांतर मापा जाता है। ठीक ना। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आप लोग बताइए तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग बाबू क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक ना। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। NaOH है। NaOH क्या है? तो एक क्षार है। NaOH एक क्या है बाबू? क्षार है। ठीक ना। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो जो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है आप लोगों को बताना है। तो अंडाशय, मानव मादा जनन तंत्र का भाग है गर्भाशय है, डिंबाहिनी है। जो शुक्र वाहिका है ये नहीं है मादा जनन तंत्र का भाग, यह पुरुष में होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। इसको हम लोग बाबू इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। LIVER बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। ठीक ना। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में बाबू जो गैस भरी होती है वह निष्क्रिय गैस भरी होती है। निष्क्रिय गैस कहने का मतलब है जो हवा से संपर्क नहीं बनाता हो। ठीक ना। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में हम लोग जानते हैं कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर ये चारों ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया है तो कौन सा हो जाएगा? तो फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम एक तरफ से कहे कि उसका दूसरा नाम मेथोनोइक अम्ल होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का आप लोग एसआई मात्रक तो जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। तो बहुत हल्का है, विद्युत धारा चैप्टर में पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट में इस लास्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे वीडियो को भी कुछ स्टूडेंट देखते हैं। ठीक ना। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी बताइए बिहार वाला सर के बारे में। ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अब इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो आप लोग जान ही रहे कि बहुत ही हल्का है। ऐसे भी देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम पूरा करवा देंगे। ठीक ना। साइंस में एक भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। और यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र, इसका भी हो सके तो जवाब कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक ना। इसका भी हो सके तो जवाब कमेंट में जरूर दे दीजिएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।